गलतियां हो जाएं। आपको पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति साथ में आप खड़े हैं वह चरित्रवान है। जिस व्यक्ति के साथ में आप खड़े हैं उस व्यक्ति ने जो कार्य अपने ऊपर लिया हुआ है वह उस कार्य को ईमानदारी से कर रहा है। खामियां हो सकती हैं, नेतृत्व में खामियां हो सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट है, मुझे उसमें बताइए कि कहां पर खामियां हैं। और आपको यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं रहे। राजनीति में उन्हें सफलता मिले या न मिले, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की है, लेकिन समाज का सुधार होना चाहिए, उन्होंने इस बात की हमेशा परवाह। और भंते सुमित्रवन जी के साथ मिलकर इस देश में 10 करोड़ बौद्ध 2025 तक बनाने का फैसला किया है, ऐसा आप लोगों को बता रहे हैं। और आपने जो क्षेत्र चुना है सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश है, जहां अभी 2022 में साल 6 महीने में चुनाव होने वाले को नहीं पढ़ा है, उन्होंने साहेब काशीराम जी की चमचा युग को नहीं पढ़ा है, उन्होंने इन सब किताबों का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि युवा का जोर पढ़ने पढ़ाने पर नहीं है। रहते हैं युवा, और दूसरे जब मरते हैं तो इस देश के लोगों से गद्दारी करते हुए हे राम कहकर मरते हैं। जय भीम, नमोद साथियों, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के सामने फिर से NB न्यूज़ 24x7 के माध्यम से। और साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा राजरतन जी के मिशन मूवमेंट की, क्योंकि उन्हें एक ऐसी विरासत मिली है जिसके लिए दुनिया का हर व्यक्ति तरसता है। जी हाँ साथियों, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से आते हैं राजरतन अंबेडकर जी, और उनके ऊपर अपेक्षाओं का भार है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो महान विभूतियां होती हैं उनके बच्चों से उनके नक्शे कदम पर चलने की बहुत भारी उम्मीद होती है। अगर इस संदर्भ में हम नेहरू खानदान की बात करें, गांधी जी की बात करें, उनके खानदान की बात करें, तो आज नेहरू खानदान को जो राजनीतिक विरासत मिली वह राजीव गांधी तक चलती आई, और उसके बाद यह देश अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब वह राजनीतिक विरासत जो है टूटने लगी है। इनकी कोई सामाजिक विरासत नहीं थी, इनकी कोई राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरह से सहभागिता का प्रचार प्रसार कांग्रेस ने पूरे देश में किया कि कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ाद कराया है, नेहरू जी ने ही इस देश को आज़ाद कराया है, तो उसमें कहीं भी ऐसा इनके जो विरासत इन लोगों को मिली, नेहरू जी के बाद हमने देखा इंदिरा गांधी जी को उसका मौका मिला, राजीव गांधी जी को उनके बाद मौका मिला, और उसके बाद 2 बार का कार्यकाल यूपीए सरकार का, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, इतना लंबा कार्यकाल इनको राजनीतिक विरासत के रूप में मिला। लेकिन सामाजिक विरासत की बात करें तो नेहरू परिवार उसमें शून्य है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने में उनका जो योगदान है वो नगण्य है, उसमें कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देते, बल्कि सामाजिक सुधार में अवरोध पैदा करने वाला परिवार ये जरूर दिखाई देता है। आप एक नज़र डालिए 1951 में, जब परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले इस देश में हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए पूरी संसद से जूझ रहे थे, और उस समय नेहरू खानदान के पास पूरी शक्ति की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, और देश के तमाम साधन और संसाधन उनके हाथ में थे। अगर नेहरू जी की नीयत में खोट ना होती, नेहरू जी की नीयत में ईमानदारी होती, तो वे उन तमाम साधनों का प्रयोग करके, अखबारों का, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग करके हिंदू कोड बिल का, उसकी अच्छाइयों का प्रचार और प्रसार इस देश की जनता के बीच में कर सकते थे, और देश की जनता को हिंदू कोड बिल की अच्छाइयों को बताकर वहाँ से पूरी देश की जनता से समर्थन प्राप्त कर सकते थे। इतना ही नहीं, जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे उन लोगों से सरकार ने कोई वार्ता नहीं की। वे जो साधु संत हिंदू धर्म का हवाला देकर, हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर इस हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, उनसे किसी तरह की वार्ता इस सरकार ने नहीं की। महिलाएं तक, जिनकी आज़ादी का विधान ये हिंदू कोड बिल था, वे तक इस हिंदू कोड बिल के खिलाफ आंदोलन कर रही थीं, लेकिन उनको समझाने के लिए कोई महिला मंडन जैसी कोई महिला समिति इस सरकार ने नहीं बनाई। कुल मिलाकर इस नेहरू सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिंदू कोड बिल को पास ना होने की रणनीति तो बनाई,
लेकिन उसको पास करने की एक भी रणनीति नहीं बनाई। और दूसरी तरफ परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिलासा देती रही है सरकार कि हम इसको पास करा देंगे, हम अक्टूबर में पास करा देंगे, हम सितंबर में करा देंगे। इस तरह की बातें कर करके दिलासा देती रही और अंत में जब उसको पास नहीं होने दिया और परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ तक कहा था नेहरू जी से कि अब मेरा स्वास्थ्य है, मुझे आज्ञा नहीं देता है, मुझे परमिट नहीं करता है कि मैं और इस पद पर रहकर इस कार्य का बोझ सहन कर सकूं, इसलिए मुझे शीघ्र ही यह बिल पास कराना है, क्योंकि मुझे हिंदू कोड बिल अति प्रिय है, मेरे जीवन के सबसे बहुमूल्य कार्यों में से एक है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों का नेहरू जी और उनकी सरकार पर कतई प्रभाव नहीं था। तो इस तरह से इस नेहरू खानदान का, जो नेहरू खानदान को नेहरू की विरासत मिली वो राजनीतिक विरासत थी, सामाजिक विरासत उनके पास आज है ही नहीं। इसीलिए कहता है कि इस देश में अगर कोई भी दल, कोई भी संगठन अपना सामाजिक सरोकार पैदा कर ले तो कांग्रेस की जो जितना भी वोट बैंक है वो कभी भी समाप्त किया जा सकता है, और हो रहा है, आप पीछे चुनावों में देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांधी जी के खानदान को जो विरासत मिली, गांधी जी की विरासत कुछ ऊटपटांग सी विरासत थी। उसमें समझ में नहीं आता कि गांधी जी क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। वे किस तरफ उठना बैठना चाहते हैं और किस तरफ वो विरोध करना चाहते हैं। एक तरफ वो अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ करो या मरो का नारा दे देते हैं। एक तरफ पूरी जिंदगी अहिंसा अहिंसा और अहिंसा ही चिल्लाते रहते हैं, और दूसरी तरफ मरते हैं तो इस देश के लोगों से गद्दारी करते हुए हे राम कहकर मरते हैं। मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता कि आखिर राम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य अहिंसा के जरिए किया जिसको ये कहा जा सके कि राम किसी भी तरीके से अहिंसात्मक थे। लेकिन पूरी उनकी जिंदगी देखें, पूरी रामायण, कोई सी भी रामायण पढ़ लो, उसमें हिंसा ही हिंसा है। पता नहीं कैसा दर्शन राम के चरित्र से गांधी जी ने प्राप्त किया। ये दोगलापंथी है, क्योंकि इस देश को अगर अहिंसा का पाठ पढ़ाया है तो वो महावीर और बुद्ध ने पढ़ाया है। अगर इतने ही बड़े अहिंसावादी थे तो बुद्ध को भी छोड़ देते, जय महावीर करके ही मर जाते, तब भी समझ में आता कि वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन गांधी जी की जो दोगलेपंथी की जो नीतियां थी, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक या धार्मिक विरासत छोड़कर नहीं गए, और राजनीति पर जो है, जो राजनीतिक विरासत थी उस पर तो नेहरू खानदान का कब्जा हो गया। इन दोनों खानदानों की बात करूं और इसके बाद फिर मैं परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत की बात करूं, तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी महान विरासत उनकी पीढ़ी को मिली, और उनके बाद उनका जो एकमात्र पुत्र यशवंतराव जीवित बचा, उससे लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही वह इस तरह की किसी उम्मीद पर खरा उतर पाए। लेकिन उनके बाद प्रकाश राव अंबेडकर जी काफ़ी लंबे समय तक समाज संगठनों से भेंट करते रहे, उनसे मिलते रहे, सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाई, और वह महाराष्ट्र से हालांकि अपने सामाजिक सरोकार, अपने मिशन मूवमेंट के माध्यम से तो नहीं, लेकिन विरोधियों के माध्यम से संसद तक भी पहुंचे। लेकिन जो महान कार्य है, जो महान विरासत परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनके खानदान को मिली, उसका अभी तक ऐसा कुछ भी उत्तराधिकारी, कोई उत्तराधिकारी नजर नहीं आ रहा था। उसी तरह का ऐसा लग रहा था जैसे कि बस उनकी विरासत की जो पूंजी है उसका उपभोग उनकी पीढ़ियां कर रही हैं। उनके जैसा त्याग, बलिदान, समर्पण किसी भी व्यक्ति में दिखाई नहीं दे रहा था। प्रकाश राव अंबेडकर के बाद हमने एक और चेहरा देखा राजरत्न अंबेडकर के रूप में, और जब मैंने उनको पहली बार सुना तो मैं उनका मुरीद हो गया। निसंदेह मुझे लगा कि बहुत अध्ययन करके राजरत्न अंबेडकर जी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक आंदोलन चलाता है, तो वह विवेकानंद की उस बात को भूल जाता है जब उन्होंने कहा था कि सामाजिक कार्य करने निकलो तो ये मत समझना कि तुम्हारे ऊपर फूल ही फूल बरसेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पत्थर भी बरस सकते हैं,
गालियां की बौछार भी हो सकती है। अगर तुम उन पत्थर और गालियों को सहन कर सको तो सामाजिक कार्य करने के लिए आगे निकलना। वे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब को पढ़कर नहीं आते हैं, जो कि उन्होंने गांधी, जिन्ना और राणा डे के बारे में लिखी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों के बीच में अंतर बताया है कि किस प्रकार से एक सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी सामाजिक कार्य करता है, लेकिन उसके परिणाम के रूप में उसको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी यह निश्चित नहीं है। उसको प्रसिद्धि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी यह भी निश्चित नहीं है। और समाज के लोग उसको स्वीकार करेंगे इस बात की तो गारंटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन समाज के लोग उसका विरोध करेंगे इस बात की बहुत हद तक गारंटी होती है। और समाज में से बहुत सारे लोग मिलकर उसका साथ देंगे ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक उत्थान या समाज का विकास करने वाला व्यक्ति समाज में हो रही कुरीतियों का विरोध करता है, समाज में गलत मान्यताओं का, गलत रूढ़ियों का, गलत परंपराओं का विरोध करता है, जिसको कि अभी जो समाज है वह स्वीकार करता है और उस पर लगातार चलते जा रहा है। वो एक अंध श्रद्धालु के तौर पर, अंधभक्त की तरह, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो करते आ रहे हैं तो बस करते जा रहे हैं। लेकिन एक सामाजिक सुधारक समाज में परिवर्तन चाहता है, जो गलत मान्यताएं, गलत रूढ़ियां, गलत परंपराएं हैं उनको समाप्त करना चाहता है और उनके स्थान पर नई परंपराएं, नए विचार समाज को देना चाहता है, जो कि समाज को कतई पसंद नहीं होते। एक समाज सुधारक का कार्य अत्यंत दुष्कर होता है। उसको निरंतर समाज से लोहा लेना होता है, निरंतर उसे समाज की गालियों का शिकार होना पड़ता है। इतना तमाम तिरस्कार झेलने के बावजूद वह अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है, जब जाकर वह कहीं कुछ हद तक अपने कार्य में सफलता पाता है। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति जैसे ही अपना कार्य शुरू करता है और लोगों को लगता है कि उसको राजनीतिक सफलता मिल जाएगी, तो लोगों का हुजूम उसके साथ जुड़ बैठता है। हमने पीछे केजरीवाल का आंदोलन देखा, वह सामाजिक आंदोलन करके निकल रहा था, लेकिन सामाजिक आंदोलन की आड़ में वह एक राजनीतिक आंदोलन था, जो कि राजनीतिक नीतियों के विरोध में आंदोलन था। समाज सुधार का कोई आंदोलन नहीं था। वो समाज की थोड़ी सी बात करता था, लेकिन वह विशुद्ध रूप में एक राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि राजनीतिक सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया आंदोलन था, स्वराज बिल के लिए किया गया आंदोलन था। और उस आंदोलन के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की, तो बहुत से लोग पूरे देश से निकलकर उसके साथ खड़े हो गए, केजरीवाल जी के साथ खड़े हो गए, और वे सरकार में आने का अपना जो है प्रयास भी सफल कर पाए। इसी तरह हम देखते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद अपना सामाजिक कार्य करता है, समाज के लिए कुछ लड़ाई झगड़े करता है, तब वहां इतने लोग आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही वह अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करता है, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग, राजनीतिक स्वार्थ से भरे हुए लोग तुरंत ही जहां पर हैं वहां से हटकर, उसको छोड़कर चंद्रशेखर के साथ में जुड़ने लगते हैं। कारण यह है कि प्रसिद्धि किसके पास है? जिसके पास प्रसिद्धि है उसके साथ लोग जुड़ने लगते हैं। आज युवाओं को यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भटकाव में है, उन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा है, उन्होंने बाबा साहेब को नहीं पढ़ा है, उन्होंने बाबा साहेब की गांधी, जिन्ना और राणा डे को नहीं पढ़ा है, उन्होंने साहेब काशीराम जी की चमचा युग को नहीं पढ़ा है, उन्होंने इन सब किताबों का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि युवा का जोर पढ़ने पढ़ाने पर नहीं है, युवाओं का जोर कांशीराम जी के उस मिशन की ओर नहीं है। जब कांशीराम जी अपने मिशन को लेकर लोगों के बीच जाते हैं और दिन रात एक करके उनको इतिहास पढ़ाने का कार्य करते हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और महापुरुषों का आंदोलन बता बताकर उनको आंदोलित करते हैं। वह आंदोलन कोई खूनी आंदोलन नहीं है, वह खूनी आंदोलन से रहित एक ऐसा आंदोलन है जिससे कि उनके मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है। हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए मानसिक परिवर्तन पर जोर दिया है, क्योंकि हम लोग मानसिक गुलाम रहे हैं। लेकिन राजनीति को अगर हम देखें तो राजनीति में मानसिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के मन और मस्तिष्क को किस प्रकार प्रभावित करके उनका वोट बैंक हासिल किया जा सकता है, सिर्फ यही बात रहती है। आज मैंने फिर से एक वीडियो देखा जिसमें कि राय रतन जी
यूपी में जो उनके प्रोग्राम लगने वाले हैं उनकी डेट्स लोगों को बता रहे हैं कि मैं इन इन तारीखों को यूपी में रहूंगा। राज रतन जी, मुझे आपसे यह पूछना है कि अभी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आपने 10 करोड़ बौद्ध बनाने का फैसला किया है इस देश में, और आपने सबसे पहले चुना है यूपी को। राय रत्न अम्बेडकर जी, आपने राजेंद्र पाल गौतम जी और भंते सुमित्रन जी के साथ मिलकर इस देश में 10 करोड़ बौद्ध 2025 तक बनाने का फैसला किया है, ऐसा आप लोगों को बता रहे हैं। और आपने जो क्षेत्र चुना है सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश है, जहां अभी 2022 में साल 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं। सभी लोग जानते हैं कि वहां चुनाव होने वाले हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी आम आदमी पार्टी से आते हैं, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जा रही है। भंते सुमित्रन जी का कुछ पता नहीं है कि वो किस तरह से अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, क्यों राजनीतिक लोगों के बीच में रहकर जो है वो राजनीति की बात करते हैं। उनकी बात समझ से बाहर है, पर आपकी बात भी समझ से बाहर है कि आप जिस विरासत से आते हैं, आपको बहुत गहरी सोच के साथ आपको अपना कार्य करना चाहिए। और आपको यह समझना चाहिए कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं रहे। राजनीति में उन्हें सफलता मिले या न मिले, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की है, लेकिन समाज का सुधार होना चाहिए, उन्होंने इस बात की हमेशा परवाह की है। आप उस सामाजिक विरासत से आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश में 3 लोग मिलकर एक मुहिम चलाना चाहते हैं, और उस मुहिम का सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होने वाला है। राजेंद्र अम्बेडकर जी, आपसे इस देश को बहुत उम्मीद है, आपसे इस देश के बहुजन समाज को बहुत उम्मीदें हैं कि आप इस देश के बहुजन समाज को परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से उनका परिचय कराएंगे, उनको वो बातें बताएंगे जो किसी को नहीं पता है, और आप एक सामाजिक आंदोलन को लेकर चलेंगे। उस सामाजिक आंदोलन के आधार पर यदि विशुद्ध रूप से कोई सत्ता प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से आपको उसमें भागीदार होना चाहिए, मैं उससे मना नहीं करता। लेकिन अशुद्ध रूप से अगर कुछ भी प्राप्त होता है तो वह परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का उपभोग करने वाले लोगों पर एक कलंक ही कहलाएगा। प्रकाश राव अंबेडकर जी, वो भी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत से आते हैं, लेकिन उनको भी उस कलंक को सहना पड़ा है। लोगों में अच्छी इमेज नहीं है। समाज के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संसद में पहुंचने के लिए उन्होंने किन लोगों का सहारा लिया। ये डॉक्टर अंबेडकर की विरासत नहीं है, और जो आप करने जा रहे हैं वह भी परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में लाख खामियां हो सकती हैं, नेतृत्व में खामियां हो सकती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन और मूवमेंट है, मुझे उसमें बताइए कि कहां पर खामियां हैं, वहां कहां पर गलतियां हैं, वो मुझे बताइए। अगर वो मिशन मूवमेंट सही है तो आपको उस मिशन मूवमेंट के लिए कार्य करना चाहिए, और जिस जगह पर आप गलतियां देख रहे हैं उस गलती को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उसको जो है सुधारा जाए, वहां आपकी सोच होनी चाहिए। यही आपकी बुद्धिमत्ता होगी। जिस क्षेत्र से आप आते हैं, महाराष्ट्र से, वहां के लोग किसी टाइम कहा करते थे कि होत सकत नाही, कि बाबा साहेब की विरासत को प्रयोग में लाकर हम इस देश की शासन सत्ता में बैठ जाएं, ये हो नहीं सकता। लेकिन कांसी राम जी ने वो करके दिखाया। और अगर आपको 10 करोड़ बौद्ध बनाने हैं तो महाराष्ट्र जो है लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर प्रदेश है, वहां पर लगभग 10 करोड़ की जनसंख्या होगी। आप वहां पर पहले बौद्ध बनाइए, और नए बौद्ध बनाने से पहले आप यह निश्चित कीजिए कि जो भी वहां पर बौद्ध हैं, क्या वो बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं, क्या वो सही रूप से बौद्ध बन गए हैं। आप पहले उनको निश्चित कीजिए। अगर उनको आपने विशुद्ध रूप से बौद्ध बना लिया तो वे और नए बौद्ध बना लेंगे। लेकिन अगर वे ही गलत आचरण में रहे, वे ही बौद्ध धर्म का फॉलोअप नहीं कर पाए, तो जो उनके घरों में जो संतान पैदा हो रही है वो बौद्ध धर्म में नहीं आ पाएगी, वो बौद्ध नहीं बन पाएगी। आपने अभी पीछे रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों को दीक्षा देने का कार्यक्रम किया, हम लोग वहां थे। हालांकि हमने अपने माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपके उस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें। हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, क्योंकि वह सामाजिक और धार्मिक कार्य था, हमें भी जरूरत थी। हमें अच्छी तरह से मालूम था कि 5 लाख लोग
आप उनको दीक्षा नहीं दे सकते, बौद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं हो सकते। सिर्फ वो हवा हवाई था। जो वो कार्यक्रम था, मैं जानता हूं कि वो भीमसेना नाम की एक संगठन ने किया था, लेकिन उसमें आपका समर्थन था, आप उसमें शामिल थे। इसलिए उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप किस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, किस संगठन का समर्थन कर रहे हैं। आप कोई दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं कि जो आपसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाएं। आपको पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ में आप खड़े हैं वह चरित्रवान है। जिस व्यक्ति के साथ में आप खड़े हैं, उस व्यक्ति ने जो कार्य अपने ऊपर लिया हुआ है, वह उस कार्य को ईमानदारी से कर रहा है। वह संगठन ईमानदारी से कार्य कर रहा है। उस संगठन की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी है, वह सामाजिक हित में है, उसमें उनकी कोई महत्वाकांक्षा और स्वार्थ नहीं है। ये इन बातों पे आपको गौर करना चाहिए, तब आपको किसी संगठन, किसी व्यक्ति के साथ में खड़ा होना चाहिए। यदि आपको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि चरण से नादि गच्छे सेंग सदि समतनो एक चर्यंग दलहंग कईरा नत्थी बाले सहायता, कि यदि आपको अच्छे लोग ना मिलें तो मूर्खों का साथ कभी ना लें। उससे बेहतर है कि आप अकेले विचरण करें और आप अपना संगठन बना सकते हैं, आप लोगों को जोड़ सकते हैं, उनको ट्रेंड कर सकते हैं, उनको विशुद्ध रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विरासत का अनुभव करा सकते हैं। और आपके कंधों पर यह भार है राय रत्न अम्बेडकर जी कि आप ऐसा कार्य करें, विशुद्ध रूप से कार्य करें जिसको कोई चैलेंज न कर सके। जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कार्यों को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने चरित्र को इतना ऊंचा बनाए रखा क्योंकि उनको पता था कि मेरा अगर चरित्र ऊंचा नहीं रहा, मेरे चरित्र पर अगर एक भी दाग लग गया तो मेरे समाज का जो मिशन मूवमेंट है वो पीछे रह जाएगा। आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। आपको ऐसे बहुत से चरित्रवान लोग मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, जिनका मकसद निसंदेह रूप से इस समाज का उत्थान करना है। अगर हम सामाजिक उत्थान का कार्य करेंगे, धार्मिक उत्थान का कार्य करेंगे, तो हमें एक ना एक दिन वो जो राजनीतिक सत्ता है उसका प्लेटफॉर्म अवश्य मिल जाएगा। वो लोग अवश्य मिल जाएंगे। जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो आपको उस राजनीतिक सत्ता का मजा भी चखने को मिल जाएगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही गंभीरता से पेशेंस रखने पड़ेंगे, संयम रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको उस राजनीतिक सत्ता का लाभ ना मिल पाए, वह सुख आपको ना मिल पाए, जैसे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने लोगों के द्वारा प्राप्त की सत्ता का सुख पूरी जिंदगी नहीं मिल पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने वह कार्य करना छोड़ दिया, उस समाज के लिए कार्य करना छोड़ दिया, उसको तिरस्कार कर दिया। और नेहरू जी बार बार उनको टॉन्ट करते थे कि अरे बाबा साहब तुम कहां इस समाज के पीछे पड़े हो, आपको एक चुनाव भी नहीं जिता सकता, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, आपको एक से एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा, एक से एक बड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, नेहरू को जवाब देते हुए कहा था कि ये नेहरू, अगर ये मेरे समाज के लोग इस बिजली के खंभे पर मुझे मार मार कर पीट कर लटका दें, तब भी मैं इस समाज के लिए ही कार्य करूंगा। ये सामाजिक कार्यों के प्रति भावना है। तो राय रत्न अम्बेडकर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है, बोलने की क्षमता है, और आपने अध्ययन भी अच्छा किया है, रिसर्च आपने अच्छा की है, आपको देश विदेश में घूमने का मौका मिला है, आपको बहुत सी बातों को जानने का मौका मिला है। आप उन बातों से, उस विरासत से इस देश के बहुजन समाज को अवगत कराइए, उसका परिचय कराइए, ताकि इस देश के लोग अपना उत्थान कर सकें। आप इस राजनीतिक संग्राम में ना पड़ें। आप उत्तर प्रदेश जरूर आएं, लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपना सामाजिक और धार्मिक कार्य करें। इस देश में आपको पता होना चाहिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, उसने हमारे समाज का वोट लेकर राज्यसभा में 3 सीटों की शक्ति पाई, लेकिन उसमें एक भी हमारे समाज का व्यक्ति नहीं बिठाया। 2 बनिए और 1 ठाकुर को वहां पर जो है बैठा दिया। क्या केजरीवाल जी को वोट उनके समाज ने दिया? केजरीवाल जी के समाज का वोट बीजेपी को जाता था, और बीजेपी के वोट बैंक में बिल्कुल भी कटौती नहीं हुई थी, उसका वोट बैंक वहीं का वहीं था। इसका मतलब यह था कि केजरीवाल जी के समाज ने उनको वोट नहीं दिया। उनकी जो सरकार बनी वो बहुजन समाज के द्वारा बनाई गई सरकार है, लेकिन बहुजन समाज को जब केजरीवाल जी को वहां शक्ति मिलती है तो बहुजन समाज को वहां जगह नहीं देते हैं। यही धोखा हमें बार बार इस देश में देखने को मिलता है। तो राय रत्न जी, मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश जरूर जाइए।
आप वहाँ धार्मिक कार्य कीजिए, सामाजिक कार्य कीजिए, लोगों को जगाइए, लेकिन ना तो राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जाइए, ना उनके नेतृत्व को स्वीकार कीजिए। अगर आप उनके साथ या उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत के कद को छोटा करने का कार्य करेंगे। आप निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर आप वे कार्य कीजिए, आपका स्वागत है, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि राजनीतिक आंदोलन अभी दूर है। राजनीतिक आंदोलन के तौर पर अभी जो हमारे पास विरासत है, हम उसको आगे बढ़ाएं, उसका पूरा फायदा उठाएं, और उसको अगर हम लोग सभी में लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं तो निसंदेह हमें राजनीतिक शक्ति अभी फिलहाल प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है कि उसमें कुछ दूषितपन हो कुछ हद तक, लेकिन उसको हम जो है एक दिन सही करने में जरूर सफल हो जाएंगे। और इसी हद में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।